नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैला निगार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारत फ्रांस ने मिलकर वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहने का दोहराया संकल्प। इजराइल पर आतंकी हमले की निंदा के साथ गाजा में मानवीय सहायता, संघर्ष विराम, बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का किया आह्वान। बिहार में लालू यादव ने आज बुलाई आरजेडी विधायक दल की बैठक। नीतीश कुमार के हर कदम पर टिकी नजरें। सियासी उथल-पुथल के बीच बड़े पैमाने पर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के तबादले। कलकत्ता हाई कोर्ट के 2 जजों में टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 5 जजों की बेंच करेगी आज विशेष सुनवाई। एक दूसरे पर राजनीतिक दल के लिए काम करने का है आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को देंगे पुरस्कार। वाइब्रेंट गांवों के सरपंच और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं भी रैली में होंगी शामिल। उत्तराखंड सरकार ने बढ़ाया यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, ड्राफ्ट मिलते ही समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में होगा काम। 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र। इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट का आज तीसरा दिन। दूसरे दिन 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बनाकर टीम इंडिया ने बढ़ाई 175 रन की बढ़त। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत और फ्रांस ने अपने संयुक्त बयान में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही साथ इजराइल के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। दोनों ही देशों ने चल रहे संघर्ष में आम नागरिकों के जीवन की भारी क्षति की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सम्मान करने और गाजा क्षेत्र में प्रभावित आबादी तक सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की आवश्यकता पर जोर दिया है। दोनों नेताओं ने सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई का भी आह्वान किया और इस बात की पुष्टि की कि क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए इजरायली और फिलिस्तीनी लोगों के लिए 2 राज्य समाधान की ओर ले जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया जरूरी है। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट निंदा की और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ आम लड़ाई में एक साथ खड़े होने के अपने संकल्प को साझा किया। और अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति में ऊंट अभी किस करवट बैठेगा, ये सवाल सभी सियासी गलियारों में अभी सबसे ऊपर है। आज लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी के विधायकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों की माने तो लालू यादव ने अपने लोगों को अलर्ट पर रखा है और बहुमत जुटाने में लगे हुए हैं। लालू तेजस्वी की नजर इस समय नीतीश कुमार की हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर है। हर जगह यही बात सुनाई दे रही है कि नीतीश कुमार का एक बार फिर आरजेडी और हाल ही में बने विपक्षी गठबंधन से मोह भंग हो गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जेडीयू शामिल नहीं हो रही है। लिहाजा अटकलें काफी तेज हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में फिर से शामिल हो सकते हैं। और इस गहमा गहमी के बीच तेजस्वी यादव कल गणतंत्र दिवस समारोह में नीतीश से दूर दूर रहे। राजभवन में हुए एट होम समारोह में वो शामिल ही नहीं हुए। माना यह जा रहा है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। उधर दिल्ली में आला कमान से मिलकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी पटना लौटे तो ये कहकर सियासी तापमान बढ़ा दिया कि राजनीति में दरवाजे कभी भी स्थायी रूप से बंद नहीं होते।
कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक बैठक बुलाई जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े जैसे नेता मौजूद रहे। बीजेपी के लोगों का यही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वो राज्य और पार्टी के हित में होगा। और पश्चिम बंगाल फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस सोमेन सेन के बीच विवाद का संज्ञान लेते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 5 जजों की बेंच आज विशेष सुनवाई करेगी। मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने वाले एकल न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने 2 जजों की बेंच का नेतृत्व करने वाले न्यायमूर्ति सेन पर राज्य में एक राजनीतिक दल विशेष के लिए काम करने का भी आरोप लगाया था। भर्ती घोटाले के मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए अभिषेक की संपत्ति की जांच जस्टिस सेन द्वारा उलट दी गई। आरोप ये भी है कि जस्टिस सेन ने एक अन्य जस्टिस अमृता सिन्हा को अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि वो किसी भी मामले में अभिषेक बनर्जी को परेशान ना करें क्योंकि वो भविष्य के नेता हैं। न्यायमूर्ति सेन ने अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा को भर्ती घोटाले पर मीडिया एक्सपोजर से सुरक्षा दी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाले अमृतकाल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भारतीय भावना के अनुरूप 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट्स इस वर्ष की रैली का हिस्सा होंगे। रैली में पीएम सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को पुरस्कृत भी करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में वाइब्रेंट गांव के 400 से अधिक सरपंच और देश के विभिन्न हिस्सों के विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 100 से अधिक महिलाएं भी एनसीसी पीएम रैली में भाग लेंगी। समान नागरिक संहिता पर उत्तराखंड सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया है। 26 जनवरी को समिति के कार्यकाल का आखिरी दिन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कमेटी ने अपना काम अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। जैसे ही वो अपना काम खत्म करेंगे वैसे ही हम प्रक्रिया के तहत यूसीसी को लागू करने के लिए आगे बढ़ेंगे। धामी सरकार ने मई 2022 में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। पिछली बार सितंबर में कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया था। वहीं इस बीच 5 से 8 फरवरी तक उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा, जिसमें संभावना ये जताई जा रही है कि सरकार यूसीसी को पास करवा सकती है। और बात करें खेलों की तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। मैच में आज तीसरे दिन का खेल खेला जाएगा। मजबूत स्थिति में नजर आ रही टीम इंडिया की कोशिश ज्यादा से ज्यादा रन की बढ़त लेकर इंग्लिश टीम पर दबाव बनाने की होगी। इससे पहले दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 421 रन बना लिए हैं। फिलहाल टीम इंडिया के पास 175 रनों की बढ़त है। दूसरे दिन भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 119 रन से आगे खेलना शुरू किया था। यशस्वी जायसवाल 80 रन बनाकर आउट हुए। शुभमन गिल ने 23 और श्रेयस अय्यर ने 35 रनों की पारी खेली। लोकेश राहुल ने अपने 50वें टेस्ट में 50 का आंकड़ा पार करने में कामयाबी पाई और 86 रन बनाकर आउट हुए। रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब हैं।
भारतीय अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना 43 साल की उम्र में इतिहास रचने के करीब पहुंच गए हैं। बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन की जोड़ी आज ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष युगल का खिताबी मुकाबला खेलने के लिए कोर्ट पर उतरेगी। भारतीय जोड़ी का सामना फाइनल में इटली के साइमन बोलेली और आंद्रिया वावासोरी से होगा। सेमीफाइनल में बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने टॉमस मचाक और झिजेन झांग को 6-3, 3-6, 7-6 से हराया था। पुरुष युगल में बोपन्ना का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल है। वो अब तक पुरुष युगल में ग्रैंड स्लैम नहीं जीत पाए हैं। बोपन्ना यूएस ओपन 2023 के फाइनल में एबडेन के साथ वहां पहुंचे थे, हालांकि उन्हें वहां हार मिली थी। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।